अभी रिसेंटली बच्चों के वाइवा हुए हैं। मेरे भी स्टूडेंट्स थे उसमें। ये उनके रिज़ल्ट हैं। उनका वाइवा हुआ है 3-4 दिन पहले, तो उनका रिज़ल्ट भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज़ करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आज की इस वीडियो में हम C619 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के जो अभी वाइवाज़ हो रहे हैं उनको देखेंगे। हम देखेंगे कि वाइवा की प्रिपरेशन कैसे करनी होती है और अपने प्रोजेक्ट को सर के सामने प्रेजेंट कैसे करवाना होता है। ठीक है, कि उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करवानी होती है। अभी रिसेंटली बच्चों के वाइवा हुए हैं। मेरे भी स्टूडेंट्स थे उसमें। ये उनके रिज़ल्ट हैं। उनका वाइवा हुआ है 3-4 दिन पहले, तो उनका रिज़ल्ट भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ का वाइवा होना बाकी है और उनके रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 24/2 यानी आज की डेट में ही है। ये देखें, ये भी रिज़ल्ट आ गया है इनका भी। ये देखिए, इनका भी रिज़ल्ट आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही मेरे स्टूडेंट्स पास हैं। अगर आपने भी वाइवा की प्रिपरेशन करनी है तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। या फिर आपका कोई दोस्त अगर वाइवा प्रिपरेशन हमसे करना चाहता है, कोई भी प्रोजेक्ट हो आपका, एंड्रॉयड वाले हम नहीं करते, वेब बेस्ड कोई भी प्रोजेक्ट हो तो हम वो करके देंगे आपको। वाइवा प्रेजेंटेशन भी सिखाएंगे या प्रिपरेशन सिखाएंगे कैसे करनी है। इसके अलावा अगर किसी ने हमसे प्रोजेक्ट बनवाना हो तो वो भी नीचे एक व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको अपने प्रोजेक्ट के मुतालिक पता होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट किस चीज़ के मुतालिक है। जैसे हमारा ये जो रिसेंटली प्रोजेक्ट के वाइवाज़ हुए हैं 2-3 दिन पहले, अभी उनका रिज़ल्ट आया है। तो ये प्रोजेक्ट था हेल्थ केयर प्रोजेक्ट। ये पाइथन का वेब बेस्ड प्रोजेक्ट था। इसमें हमने क्या करना था, एक वेबसाइट बनानी थी जिसमें डिफरेंट तरह के पेशेंट आके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले सके। ठीक है। अभी आपको अपने प्रोजेक्ट की फ़ंक्शनल रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। ये कहाँ पे होती हैं, अगर आपने फ़ाइनल डिलीवरेबल बनाया हुआ है तो यहाँ पे आपने खुद ही लिखी होनी होती है कि पेशेंट क्या आके कर सकता है, डॉक्टर क्या आके कर सकता है। फ़र्ज़ करेंगे मैं अगर प्रेजेंट करवाऊँ इस प्रोजेक्ट को सर के सामने, तो सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट का स्कोप डिफ़ाइन करूँगा। क्योंकि प्रोजेक्ट का जो स्कोप होता है वो बहुत ही अहम होता है, क्योंकि वही स्कोप, उसी स्कोप के ऊपर रह के आपने अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करना होता है। अगर आपको प्रोजेक्ट का स्कोप पता है तो फिर सर आपसे मुतमईन होंगे कि इसने प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है। ठीक है। अब इसका स्कोप होता क्या है, इसकी स्कोप उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यही प्रोजेक्ट का स्कोप होता है। लेकिन हमने थोड़ा सा उसको डिस्क्रिप्शन देनी होती है उनकी, या फिर उनको डिटेल से लिखना होता है। जैसे पेशेंट आता है हमारी वेबसाइट पे, ये जो हेल्थ केयर की वेबसाइट है, वो सबसे पहले रजिस्टर करता है। रजिस्टर करने के बाद क्या करता है, वो अपने आप को लॉगिन करता है। लॉगिन करने के बाद वो डॉक्टर्स की लिस्ट को देखता है कि कौन कौन से डॉक्टर अवेलेबल हैं और वो डॉक्टर किस बीमारी के मुतालिक हैं। यानी हमें बहुत सी डिजीज़ हैं या फिर हम किसी एक डिज़ीज़ का इलाज करवाना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें हमें फ़ीवर है तो हम फ़ीवर वाले डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो डॉक्टर की हमारे पास लिस्ट आ जाती है कि ये डॉक्टर जो है उसी बीमारी का डॉक्टर है जिसका हम इलाज करवाना चाहते हैं। ठीक है। हमने फिर अपने सिम्टम्स या फिर हमारे बीमारी की जो भी वजूहात होती हैं, या फिर हमें बीमारी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो हम डॉक्टर्स को वहाँ पे लिख के देते हैं। जिस तरह से डॉक्टर एक रिपोर्ट बनाता है, उस रिपोर्ट के अंदर हमारा सारा डेटा फिल होता है, तो ये भी हम पेशेंट से डेटे को ले रहे हैं। ठीक है। फिर पेशेंट, क्योंकि सबसे पहले उसने अपॉइंटमेंट लेनी होती है डॉक्टर से, जो भी डॉक्टर उसी डिज़ीज़ का होगा वो उससे अपॉइंटमेंट लेता है। अपॉइंटमेंट लेने से पहले वो चेक करता है कि डॉक्टर के पास सीटें अवेलेबल हैं या नहीं। अगर डॉक्टर के पास सीटें अवेलेबल हैं तो वहाँ से वो अपॉइंटमेंट ले लेता है। अगर सीटें अवेलेबल नहीं है तो फिर अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता। ठीक है। और उसके साथ पेशेंट विल सबमिट दी हेल्थ इन्फॉर्मेशन। अब डॉक्टर का काम क्या है, डॉक्टर ये का काम ये है कि वो लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद पेशेंट को देखेगा। अगर उसने टाइम को चेंज करना होगा, जैसे कि अपॉइंटमेंट हो गई है किसी पेशेंट की, अगर डॉक्टर उस अपॉइंटमेंट वाले दिन डॉक्टर को कोई इमरजेंसी आ जाती है, किसी रीज़न से वो नहीं पहुंच पाता, तो वो अपॉइंटमेंट के टाइम को रीशेड्यूल भी कर सकता है, वो अपडेट कर सकता है, वो उसको कैंसिल कर सकता है, या जो भी काम उसका होगा। ये हमारे
प्रोजेक्ट का स्कोप था, जो कि यही मैंने डिफ़ाइन किया है अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। ठीक है, इसी तरह नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या होती है, वो हर प्रोजेक्ट में सेम ही होती है, हर वेबसाइट में सेम ही होती है कि हमने वेबसाइट को स्केलेबल बनाना होता है, हमने वेबसाइट को फास्ट बनाना होता है, हमने उसको सिक्योरिटी वगैरह को देखना पड़ता है, परफॉर्मेंस को देखना पड़ता है, स्पीड अप करना पड़ता है, उसकी मेंटेनेबिलिटी को देखना पड़ता है। ये हमारी उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम हमारे पास क्या होती है, यूज़ केस डायग्राम हमारे प्रोजेक्ट की विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। किस तरह से हम विजुअल रिप्रेजेंट करवाते हैं प्रोजेक्ट को, हम यूज़ केसेस के ज़रिए रिप्रेजेंट करवाते हैं। ये जो ओवल शेप में या फिर सर्कल में लिखे हुए हैं, इन्हीं को हम यूज़ केस बोलते हैं, और इस सारी डायग्राम को हम यूज़ केस डायग्राम बोलते हैं। अब यूज़ केस डायग्राम के हमारे पास कंपोनेंट्स भी होते हैं। वो कंपोनेंट्स क्या हो गया, सबसे पहला हमारा जो कंपोनेंट है वो है हमारा ये एरिया। ठीक है, इसी एरिया के अंदर रह के, मतलब आप समझ लें कि ये वाला एरिया हमारी वेबसाइट है, और इसी वेबसाइट के अंदर रह के या फिर इस एरिया के अंदर रह के हमने काम करना होता है। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है, हमने एक्टर्स को डिफ़ाइन करना होता है। एक्टर्स हमारे कौन से हो गए, एक्टर्स वही हो गए कि जो भी यूज़र आके वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहा है। हमारी इस वेबसाइट में दो बंदे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक पहला है डॉक्टर, एक है पेशेंट। ठीक है, अब डॉक्टर क्या करेगा, पेशेंट क्या करेगा, हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में लिखा होता है। उन्हीं फंक्शनल रिक्वायरमेंट को हमने एज ए यूज़ केस दिखाना पड़ता है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा है डॉक्टर आएगा, वो लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद अगर उसे, मतलब अब देखें, एक वेबसाइट है, वहाँ पे हम एक बार रजिस्टर करती हैं, अगर वहाँ पे लॉगिन करते हैं, फ़र्ज़ करें लॉगिन के टाइम हमारा पासवर्ड गलत है, तो हमारे पास दो पेजेस शो हो जाते हैं। एक होता है नीचे रीसेट का लिंक हमारे पास आ जाता है, दूसरा वो हमें एरर पेज की तरफ दे जाना है। ठीक है, तो फिर यूज़ केस के अंदर हमारे दो चीज़ें और आ जाती हैं, एक होता है हमारा इंक्लूड और एक होता है एक्सटेंड का रिलेशनशिप। ठीक है, इंक्लूड का रिलेशनशिप हमारा क्या करवाता है, वो हमारे डेटाबेस से जाके इंटरेक्ट करता है। ठीक है, कि लॉगिन करने के बाद जो चीज़ें आपकी वेरीफाई होंगी वो डेटाबेस से वेरीफाई होंगी। ये ज़रूरी नहीं कि डेटाबेस से हमारा डेटा चेक करवाए, इंक्लूड हमारा होम पेज भी है पे भी हमें रिफ़्रेश करके ले जाता है, जबकि जो एक्सटेंड होता है वो हमेशा ही किसी न किसी एरर की तरफ हमें मूव ऑन करता है। ठीक है जी, ये हमारा रिलेशनशिप लाजिम होता है। अगर आपने ऐसे यूज़ केसेस को ऐसे एसोसिएशन वाला लिंक दे दिया तो फिर किसी काम की नहीं आपकी यूज़ केसेस। एक्सटेंड और इंक्लूड आपकी यूज़ केस में ज़रूरी होनी चाहिए। अगर आप नहीं लगाएंगे तो टीचर आपको कमेंट दे देंगे। ठीक है जी, फिर इनमें हमने एज ए यूज़ केस उसके काम को, उनकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को लिखना होता है। ठीक है, जैसे यूज़र आएगा, रजिस्टर करेगा, पेशेंट होगा जो, फिर लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद वो देख सकता है डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन को। यहाँ पे ये डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन को देख सकता है। अब डॉक्टर अपनी क्वालिफ़िकेशन को ऐड कर सकता है अगर वो रजिस्टर कर रहा है तो। ठीक है, अब पेशेंट अपनी डिज़ीज़ को ऐड कर रहा है और डॉक्टर आके उसको देख रहा है। फिर पेशेंट क्या करेगा, अवेलेबल डॉक्टर्स को देखेगा, उसके बाद जाके वो अपॉइंटमेंट वाले पेज पे जाएगा, वहाँ से सिलेक्ट अपॉइंटमेंट करेगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे इंक्लूड और एक्सटेंड हमारे पास क्या चीज़ आ गई, इंक्लूड और एक्सटेंड पेशेंट के लिए हमारे पास यूज़ हो रही है। ठीक है, अब डॉक्टर तो नहीं चेक करेगा एम्प्टी स्लॉट्स को, डॉक्टर आके लिखेगा कि कब की डेट को मेरी स्लॉट्स एम्प्टी हैं। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ने खुद ही स्लॉट्स वगैरह को या अपॉइंटमेंट को बुक करना होता है, तो यहाँ पे जाके वो डॉक्टर अपॉइंटमेंट को बुक करेगा और उसके बाद जाके क्या करेगा, डॉक्टर आके पेशेंट के डेटा को देख सकता है, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह को भी देख सकता है। मेरा मकसद आपको इसी प्रोजेक्ट के ऊपर ये प्रेजेंटेशन देना नहीं है, लेकिन एज ए हिंट मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि हर किसी का प्रोजेक्ट डिफरेंट होता है। किसी का प्रोजेक्ट हेल्थ केयर हो सकता है, किसी का प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं कि पीडीएफ टू ऑडियो वेब एप्लीकेशन हो सकता है, किसी का प्रोजेक्ट ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम हो सकता है, किसी का प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, किसी के प्रोजेक्ट विजुअल आर्ट्स में भी हो सकते हैं। तो सबकी ये यूज़ केस डायग्राम इसी तरह से अमल करती है, उनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी इसी तरह से ही होते हैं। ठीक है जी, यूज़ केस डायग्राम के ऊपर ब्रीफिंग आपने इसी तरह से देनी है। सबसे जो मेन काम है आपको वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को रट लेना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है यूजेज सिनेरियो। यूजेज सिनेरियो के ऊपर वो आपको कुछ नहीं लेते। ठीक है, फिर जो आपके पास मेन मेथड होता है वो होता है मैथडोलॉजीज़। टीचर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि मैथडोलॉजी क्या होती है और आपने इसमें कौन सी मैथडोलॉजी यूज़ की हुई है। हमने वीयू के हर प्रोजेक्ट में एक ही मैथडोलॉजी यूज़ करनी होती है, वो है वीयू प्रोसेस मॉडल। अब पहले देखते हैं कि मैथडोलॉजी होती क्या है।
मेथडोलॉजी हमारा एक रिसर्च मेथड होता है, या आप एक समझ लें कि प्लेटफार्म होता है। उसी प्लेटफार्म को लेके हमें आगे चलना होता है। ओवरऑल दुनिया में बहुत सी मेथडोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, जिनमें कुछ मेथडोलॉजीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। बिल्ड एंड फिक्स मॉडल हो गया, वाटरफॉल मॉडल हो गया, रैपिड प्रोटोटाइपिंग हो गया, स्पाइरल मॉडल हो गया, या फिर इंक्रीमेंटल मॉडल हमारे पास हो जाता है। इसी तरह बहुत से हमारे पास मेथडोलॉजीज़ हैं, और उन मेथडोलॉजीज़ में हाँ ईगल मॉडल हो गया, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वीयू वाले हमें कहते हैं कि आपने वीयू प्रोसेस मॉडल ही यूज़ करना है। वीयू प्रोसेस मॉडल क्या है हमारा? वो वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल का कम्बिनेशन है। अब वाटरफॉल मॉडल हमें आना चाहिए और स्पाइरल मॉडल आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के कम्बिनेशन से हमारा वीयू प्रोसेस मॉडल ही बनता है। ठीक है जी। ये CS605 में आप देख सकते हैं। आप वीयू प्रोसेस मॉडल से पहले हम देखते हैं कि जी वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल होता है। लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल का क्या मतलब है कि हमने जब किसी एक वे पे चलना है, जैसे सड़क क्या होती है, सड़क से ट्रैफिक इस साइड जाती है, ठीक है, तो इस साइड से भी वो आती है। ठीक है, सड़क हमारी टू वे होती है। ठीक है, लेकिन जो वाटरफॉल मॉडल है वो वन वे मॉडल है। फिर हमारे जो रिक्वायरमेंट होती है, इसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इसको हम SRS भी कह सकते हैं कि हमने वो उसकी पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी है, फिर जाके हमने दूसरे मॉडल पे जाना है जो हमारा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है जी। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के बाद फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन यानी टेस्ट फेज़ के ऊपर जाना है, प्रोटोटाइप फेज़ के ऊपर जाना है, फिर जाके हमने क्या करना है जी, फाइनल डिलीवरेबल जाके सबमिट करवाना होता है। ठीक है, फाइनल डिलीवरेबल के बाद फिर सर हमें अगर कहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट सही है तो वो पास कर देते हैं, नहीं तो वो कहते हैं कि आपने ये वाली रिक्वायरमेंट ऐड करनी है। अगर वो कहते हैं कि आपने कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी है, हमने वाटरफॉल मॉडल अगर मेथड या वाटरफॉल मॉडल अप्लाई किया होता है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, हम बैक नहीं जा सकते कि किस फेज़ के अंदर हमने रिक्वायरमेंट को ऐड करना है। ठीक है, इसीलिए इसको लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल कहते हैं, क्योंकि हमने इसमें बैक नहीं जाना होता। जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि जब वाटर हमारा ऊपर से नीचे फॉल होता है तो वो नीचे से ऊपर नहीं जाता वाटर। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो हमारा है वो है कम्बिनेशन किसका? स्पाइरल मॉडल का। स्पाइरल मॉडल हमारा क्या होता है? स्पाइरल मॉडल हमारा होता है जी ये वाला होता है। स्पाइरल मॉडल वैसे तो रिस्क एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। ये भी आपसे सर पूछ सकते हैं कि स्पाइरल मॉडल को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो हम क्या कर सकते हैं, एक स्पाइरल के ज़रिए हर फेज़ को दोबारा से चेक कर रहे होते हैं, हर फेज़ को दोबारा से चेक कर रहे होते हैं। ये हमारा रिस्क एनालिसिस मॉडल है। फ़र्ज़ करें ये हमारा SRS फेज़ है, उसके बाद हम जाते हैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट वाले, फिर फाइनल डिलीवरेबल। तो इसी फाइनल डिलीवरेबल में सर कहते हैं कि आपने कुछ चीज़ चेंज करनी है, तो फिर हम दोबारा SRS में यानी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में जाएंगे, फिर जाके दोबारा हम फाइनल डिलीवरी दोबारा जाके पेश करेंगे। तो ये स्पाइरल मॉडल है, और ये रिस्क एनालिसिस है, रिस्क एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। और ये बहुत ही हमारे पास हैवी मॉडल होता है। हैवी मॉडल किस तरह से होता है कि इसमें हमारा टाइम और पैसा बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। ठीक है, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि SRS को एक बार आपने सबमिट किया है, अभी इसके अंदर ही आपने रह के क्या करना है, कुछ चेंजिंग करनी है, तो फिर हमें क्या करना होता है, पूरा चक्कर काटना पड़ता है। हमें डिज़ाइन डॉक्यूमेंट भी बनाना पड़ता है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के बाद हमें क्या करना पड़ता है, फिर जाके फाइनल डिलीवरी सबमिट करवानी पड़ती है। फाइनल डिलीवरी के बाद जाके हमने फिर से वही SRS के अंदर आना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमारा ये टाइम कंज्यूमिंग भी है और क्या है, पेमेंट कंज्यूमिंग भी है। ठीक है जी, पैसा भी बहुत खर्च होता है। जबकि इन दोनों का कम्बिनेशन हम वीयू प्रोसेस मॉडल यूज़ करते हैं। वीयू प्रोसेस मॉडल हमारा क्या होता है, हम ये भी पिक्चर ले सकते हैं वीयू प्रोसेस मॉडल में, जबकि ये जो पिक्चर है ये भी वीयू प्रोसेस मॉडल की ही है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि अगर SRS हमने सबमिट करवा दिया, सर कहते हैं कि आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ ऐड करनी है, या फिर आप SRS के अंदर जाके कुछ चीज़ें या कुछ रिक्वायरमेंट ऐड करते हैं, तो फिर हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट वाले फेज़ से ही ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अगर हम टेस्टिंग में हैं यानी प्रोटोटाइप फेज़ में हैं, अगर यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी हैं तो फिर हम दोबारा जाके SRS में वही चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपने SRS की फ़ाइल सबमिट करवाई है और उस फाइल के अंदर आपको कमेंट्स आ जाते हैं, कमेंट्स आपने कब फिर जाके सबमिट करवाने होते हैं, आपके वही कमेंट फाइनल डिलीवरी में जाके आपने इम्प्रूव करने होते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा VU प्रोसेस मॉडल हो गया। ये हमारी मेथडोलॉजी आ गई। फिर हमारे पास होता है ERD डायग्राम। अब ERD डायग्राम क्या होती है? ये हमारी होती है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ERD डायग्राम, बल्कि यहाँ से हम ले लेते हैं ERD डायग्राम को। ये रियल टाइम प्रोजेक्ट है अभी जिनके डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के फेजेस जा रहे हैं। अब हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट से हमने एंटिटीज़ वगैरह को निकालना होता है। एंटिटीज़ हमारी क्या हो गई? एंटिटीज़ हमारी वो चीज़ें होगी जो हमारे वेबसाइट के अंदर या प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रही होती हैं। जैसे एडमिन हो गया, ये हमारा यूज़र एंटिटी हो गई, या फिर मेंबर है, ये इलेक्शन वोटिंग इवेंट्स का है एक प्रोजेक्ट तकरीबन। ठीक है, तो ये एंटिटी हमारी हो गई। इसी तरह वोट है, वो भी हमारी एंटिटी हो गई। इलेक्शन कमीशन है, वो भी हमारी एंटिटी होगी। या कुछ भी हमारी एंटिटीज़ हो सकती हैं। हेल्थ केयर वाले प्रोजेक्ट में देखें तो वहाँ पे भी हमारी बहुत सी एंटिटीज़ होगी। डॉक्टर एंटिटी हो गया, एडमिन एंटिटीज़ हो गया अगर वहाँ पे शामिल था तो। अगर पेशेंट है तो वो भी एंटिटी होगा। पेशेंट ने क्या काम करने हैं वो भी हमारी एंटिटी हो गई। ठीक है। अब एंटिटी डायग्राम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमने एंटिटीज़ को डिफ़ाइन करना होता है, ढूंढना होता है कि हमारी एंटिटीज़ कौन सी होती हैं। एंटिटीज़ हमारी वो चीज़ें होती हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में काम कर रही होती हैं। फिर उनके एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स हमारे कहाँ पे काम आते हैं? ये बहुत ही मतलब आप समझ लें कि अगर एंटिटी डायग्राम में आपने एट्रीब्यूट्स वगैरह को अच्छे तरीके से ढूंढ लिया तो आपकी बहुत हेल्प करते हैं ओवरऑल प्रोजेक्ट में। आपके पास यूज़ केस डायग्राम आती है, यूज़ केस में भी एंटिटीज़ डिफ़ाइन हो जाती हैं एज एन एक्टर। फिर आपकी जब क्लास डायग्राम बनती है तो यही वाले एट्रीब्यूट्स आपके वहीं पे यूज़ होते हैं। जब आपकी डेटाबेस डायग्राम बनती है यही वाले एट्रीब्यूट्स वहीं पे आपके पास यूज़ होती हैं। ठीक है जी। एंटिटी रिलेशनशिप में क्या होता है या ERD में क्या होता है कि हमने डिफरेंट तरह की एंटिटीज़ को दिखाना होता है, उनके माबैन हमने रिलेशन को दिखाना होता है, और उनके माबैन जो भी हमारा रिलेशन होता है वो एक डायमंड साइन के ज़रिए होता है। ठीक है, ये रिलेशन हमारा मैनेज भी हो सकता है, हैज़ भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है। ये जैसे आपके एप्लीकेशन के फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर होंगे वही आपकी एंटिटीज़ के अंदर ये रिलेशनशिप होंगे। ठीक है जी। फिर हमारे सीक्वेंस डायग्राम होती है। सीक्वेंस डायग्राम में क्या करना होता है? हमने विजुअल रिप्रेजेंट करवाना होता है एक बार फिर से अपने प्रोजेक्ट को, कि हमारा प्रोजेक्ट टास्क बाय टास्क किस तरह से काम करेगा। ठीक है, फ़र्ज़ करें हमारा एक मेंबर है, दूसरा हमारा सिस्टम है, तीसरा हमारा इलेक्शन कमीशन है। तो ये तीनों क्लासेस, इनको हम क्लासेस कहते हैं। यहाँ पे हम एज एन एक्टर भी लगा सकते हैं, एक एक्टर बना के, या फिर हम क्लास लगाएं तो वो भी बेस्ट है। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है? हमने दिखाना होता है कि हमारी एप्लीकेशन शुरू से किस तरह से काम करेगी वेबसाइट पे। ठीक है, जब कोई मेंबर आएगा तो पहले वो क्या करेगा? रजिस्टर करेगा हमारा, फिर डेटाबेस या फिर हमारे जो वेबसाइट होगी वो रजिस्ट्रेशन वाला डेटा उसको दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? फ़र्ज़ करें हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे एक रजिस्टर का बटन बना होता है, उसी रजिस्टर के बटन के ऊपर हमने क्लिक करना होता है तो वो एक रजिस्टर वाले पेज पे हमें ले जाता है। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा क्या आता है? लॉगिन आ जाता है। लॉगिन के बाद वो कहता है कि लॉगिन डिटेल्स आप फिल करें। जब हम लॉगिन डिटेल्स फिल करते हैं, अगर वहाँ पे हमने प्रोफाइल को क्रिएट करना होता है या फिर प्रोफाइल के डेटा को देखना होता है तो फिर हम वो प्रोफाइल वगैरह को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर डिफरेंट तरह के टास्क जैसे आपके वेबसाइट में होंगे वैसे आपने रिप्रेजेंट करवाने होते हैं। ठीक है, सीक्वेंस डायग्राम के कंपोनेंट्स को हम देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं। पहला कंपोनेंट तो हो गया कि हमने उसकी क्लासेस को डिफ़ाइन करना है कि इसमें कौन कौन सी क्लासेस हैं। ठीक है, फिर उनके दरमियान हमारे मैसेजेस होते हैं। मैसेजेस हमारे 4 तरह के होते हैं। पहला हमारा मैसेज होता है रिक्वेस्ट, दूसरा होता है हमारा रिस्पॉन्स, तीसरा होता है हमारा सिंक्रोनियस, और चौथा होता है हमारा एसिंक्रोनियस। ठीक है, फिर उन्हीं क्लासेस को हम देखते हैं कि वो क्लासेस कब तक हमारी एक्टिव हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर हम एक लाइफ लाइन लगा देते हैं। ये जो एरिया आ रहा है ये हमारी लाइफ लाइन हो गई। ठीक है, अगर इसमें हम देखें तो इसमें हमारे सीक्वेंस डायग्राम में लाइफ लाइंस ये वाली हैं। ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमारी लाइफ लाइंस हो गई। ठीक है, इसमें हम अल्टरनेटिव मैसेज भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा डिटेल से हमने सीक्वेंस डायग्राम को बनाना हो तो जैसे यहाँ पे है वो कहता है अगर कोई लॉगिन करता है, लॉगिन करने के बाद उसकी लॉगिन वगैरह डिटेल्स
वगैरह जो हैं करेक्ट हैं तो वो रीडायरेक्ट हो जाता है होम पेज के ऊपर। अगर लॉगिन डिटेल में कोई एरर है यानी आपका पासवर्ड गलत है तो फिर वो आपको एक मैसेज जारी करता है कि एंटर करेक्ट डिटेल्स का। ठीक है, ये हमारे सीक्वेंस डायग्राम होगी। सीक्वेंस डायग्राम के बाद हमारी आती है क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम के मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? मेन कंपोनेंट्स होते हैं कि हमने अपने प्रोजेक्ट में देखना होता है कि हमारी क्लासेस कितनी तरह की बन सकती हैं। ठीक है, हमारी क्लासेस डिफरेंट तरह की होती हैं, हमने क्लास को लिखना होता है, फिर उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स को लिखना होता है। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये वही हमारे ईआरडी डायग्राम के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्योंकि डिफरेंट है, यहाँ से हमने देखा तो ये हेल्थ केयर वाला प्रोजेक्ट डिफरेंट है, उसके वो हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ गए। फिर हमने उसके ऊपर मेथड्स लगाने होते हैं। मेथड का क्या मतलब होता है कि उस क्लास ने कौन कौन से काम करने होते हैं। ठीक है, मेथड्स को हम दो ब्रैकेट्स के ज़रिए एंड करवाते हैं, ये हमारे मेथड्स होती हैं। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट है, इसका कोई मेथड नहीं है। डॉक्टर है, अब देखिए मेथड्स किसका होगा? जो रियल टाइम एंटिटी होगी, यानी दूसरा बंदा आके इंटरेक्ट करेगा, ये मेथड बनाएगा। ठीक है, जैसे ये डॉक्टर्स के मेथड हो गए। एक हमारा इसमें कंपोनेंट क्या होता है? एक कंपोनेंट हमारा होता है उसकी क्लासेस। क्लासेस के बाद हमारे होते हैं एट्रीब्यूट्स और मेथड। फिर हमें इनके दरमियान रिलेशनशिप को देखना पड़ता है। रिलेशनशिप हमारे बहुत तरह के होते हैं। कंपोजिशन हो सकता है, एग्रीगेशन हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है, डिफरेंट तरह के हमारे रिलेशनशिप होते हैं इनके दरमियान। जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो एसोसिएशन यूज़ करते हैं। और एक कंपोजिशन हमारे पास होता है, जैसे ये हो गया, या फिर इसमें हम इनहेरिटेंस भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में आप ना जाएं, आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ही रहें तो फिर बेस्ट तरह से आप देख सकेंगे। ठीक है, हम ये कंपोजिशन वगैरह के रिलेशनशिप यूज़ करते हैं और इनके दरमियान ये ज़ीरो डॉट डॉट ये स्टैरिक क्या है, ये हमारे पास कार्डिनैलिटी वगैरह के रिलेशनशिप यूज़ हो रहे हैं जो 4 तरह के होते हैं। एक होता है 1 to 1, ठीक है जी, एक होता है 0 और 1 to 1, या फिर एक होता है 1 to m यानी 1 to मैनी, या फिर मैनी to 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशनशिप हैं कि एक डॉक्टर एक टाइम में एक बार लॉगिन कर सकता है, एक पेशेंट एक टाइम में एक बार लॉगिन कर सकता है। ठीक है जी, इस तरह से आपने अपने प्रोजेक्ट के मुतालिक देखना है। यही चीज़ें होती हैं जो हमने सर को दिखानी होती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है डेटाबेस डायग्राम। डेटाबेस डायग्राम में क्या होता है? हमने प्राइमरी कीज़ को दिखाना पड़ता है, फॉरेन कीज़ को दिखाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारी प्राइमरी की आईडी आ गई। ये पेशेंट वैसे फॉरेन की बनती थी, लेकिन यहाँ पे हम प्राइमरी की भी लिख सकते हैं इसको, इसका भी कोई मसला नहीं है। इसके दरमियान जो एक रिलेशनशिप होता है वो हमारा कार्डिनैलिटी का होता है। कार्डिनैलिटी का रिलेशनशिप कितने तरह के होते हैं? वो हमारे पास 4 तरह के होते हैं। अभी हम डिटेल्स में भी इनको पढ़ते हैं। ठीक है, डेटाबेस में हमने जो डेटाबेस बनाया होता है उन्हीं टेबल्स को शो करवाना होता है। ठीक है जी, बस यही होता है। फिर आर्किटेक्चरल डायग्राम होती है जो एज़ यूजुअल सब में सेम होती है कि हम कौन सी आर्किटेक्चरल डायग्राम यूज़ करते हैं। CS 506 में अगर आपने पढ़ा हो लेक्चर नंबर 38 से अबव जो लेक्चर है उनमें भी आर्किटेक्चरल डायग्राम हमारे पास आई हुई है। ठीक है, एक तरह का हमने आर्किटेक्ट यूज़ किया होता है और उस आर्किटेक्ट में हमारे पास जो मॉडल होता है हम 3 टायर मॉडल यूज़ करते हैं। ठीक है, 3 टायर मॉडल हमारा क्या होता है? हम उसमें सबसे पहला जो टायर होता है प्रेजेंटेशन लेयर्स होता है। ये 3 टायर भी कहते हैं, 3 लेयर मॉडल भी कहते हैं हम इसको। पहली जो लेयर होती है वो हमारी प्रेजेंटेशन लेयर होती है, दूसरी एप्लीकेशन लेयर होती है, तीसरी डेटाबेस लेयर होती है। प्रेजेंटेशन लेयर जो यूज़र के सामने प्रेजेंट होके आती है। एप्लीकेशन लेयर वो होती है जो बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं हमारे, आप कह सकते हैं हमारी लैंग्वेजेस वगैरह। और डेटाबेस तो डेटाबेस ही हो गया, या फिर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं कि यूज़र इंटरेक्ट होता है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर से, प्रेजेंटेशन लेयर फिर लॉजिकल लेयर में चली जाती है, लॉजिकल लेयर फिर डेटाबेस इंटरेक्ट करती है। इस तरह से हमारा आर्किटेक्चरल डिज़ाइन पैटर्न या डिज़ाइन डायग्राम काम करती है। ठीक है जी, ये आपके वाइवा की प्रिपरेशन हो गई, आप समझ सकते हैं। अब डिफरेंट कार्डिनलिटीज़ हमने देखनी है। डिफरेंट कार्डिनलिटीज़ क्या होती हैं? एक होता है हमारे पास हाई कार्डिनैलिटी, एक होता है हमारे पास लो कार्डिनैलिटी। हाई कार्डिनैलिटी हमारे पास क्या हो गया कि दोनों तरफ से जो हमारे इंस्टांस होंगे, ये दोनों तरफ से हमारी इंटिटीज़ होगी, वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हमारा बने कि ज़्यादा बार एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। ठीक है जी, और लो कार्डिनैलिटी हमारी क्या होगी कि वो कम से कम टाइम में इंटरेक्ट करें। जैसे ये है, ये 1 to 1 हमारे पास रिलेशनशिप है कि एक कंट्री के अंदर एक कैपिटल सिटी हो सकता है उसका। ठीक है जी,
एक कंट्री के अंदर जैसे एक उसका कैपिटल हो सकता है। ये वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या हो सकता है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है, ये हमारी कार्डिनैलिटी होती है और इसी कार्डिनैलिटी को आप जैसे एक वन बुक हैव मैनी पेजेस, ये इस तरह से लिखा हुआ है, यानी एक इंटैटी किसी दूसरी इंटैटी से कितनी बार इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है जी, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। आप अपने अपने प्रोजेक्ट के मुतालिक ही रहना है, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ही जाके रिप्रेजेंट करवाना है। तो इस रिप्रेजेंटेशन में आपका सारे का सारा वाइवा हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपने पेड प्रोजेक्ट बनवाने हैं तो नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, उसको आप उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें। इसके बाद एक और वीडियो भी आएगी, उसमें मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया है कि प्रेजेंट किस तरह से करवाना है। वो कोडिंग की वीडियो होगी, आपने वहाँ से देख लेना है। ठीक है जी, ये थी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।